Brutal Sarch Decoded Kendra, powered by Akhand Manthan. जनवरी 2026 की वो सुबह महाराष्ट्र के राजनीति के इतिहास में एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज हो गई है जिसने न केवल सत्ता के समीकरणों को हिलाकर रख दिया बल्कि भारत के खुफिया और रणनीतिक हलकों में भी एक नई बहस छेड़ दी है। बारामती के रनवे 11 के पास जब चार्टर्ड लियरजेट 45 VT SSK के परखच्चे उड़े तो वो केवल एक विमान दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने जो है वो पूरी देश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ब्रूटल सच डिकोडेड केंद्र। आज बारामती में जो हादसा हुआ है और जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु हुई है, लेकिन आज अगर हम इस ब्रूटल सच से पर्दा नहीं हटाएंगे तो यह भी एक अन्याय होगा। तो जो हमारी रिसर्च है, जो हमारे खुफिया सूत्र हैं, उससे जो हमें जानकारी मिली है, आज हम उसी पर विस्तार से एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे इस घटना का पेंच कहां कहां से जुड़ा हुआ है। तो ब्रूटल सच डिकोडेड केंद्र एक बार फिर आपके सामने लाया है एक ऐसी एनालिसिस जो आपको सोशल मीडिया में कहीं नहीं दिखाई देगी। जी हां, और इस रिपोर्ट का उद्देश्य सिर्फ ब्रूटल सच की गहराई में उतरकर उस सच को डिकोड करना है जिसे अक्सर आधिकारिक बयानों की फाइलों में दबा दिया जाता है। सबसे पहले ऑपरेशनल टाइमलाइन और फ्लाइट प्रोफाइल का पोस्टमार्टम हम करना शुरू करते हैं और उस क्रोनोलॉजी से इसकी शुरुआत करते हैं जो घटना के अंतिम क्षणों को पूरी तरह से परिभाषित करती हुई दिखाई दे रही है। अजित पवार, जिन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का दादा कहा जाता है, अपनी घरेलू पिच बारामती की ओर बढ़ रहे थे जहां उन्हें आगामी जिला परिषद के चुनाव के लिए 4 रैलियों को संबोधित करना था। मुंबई से उड़ान भरने से लेकर बारामती के रनवे पर क्रैश होने तक के 35 मिनटों का विवरण एक ऐसी कहानी बुनता है जिसमें तकनीकी विफलता और मानवीय नियति का एक जटिल जाल हमें दिखाई दे रहा है। विमान ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह 8:10 पर उड़ान भरी थी। यह लियरजेट 45 विमान, जिसे दिल्ली स्थित VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जा रहा था, यह विमान 16 साल पुराना था। बारामती एक अनियंत्रित एयरफील्ड है, यानी अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है, जहां हवाई यातायात सेवाएं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बजाय स्थानीय उड़ान प्रशिक्षण संगठनों द्वारा दी जाती है। अगर IST की बात करें तो ये जो है मुंबई से टेक ऑफ ये विमान होता है 8:10 पर, सामान्य रवानगी होती है और VIP यात्री ऑन बोर्ड बारामती एयरफील्ड से संपर्क होता है 8:18 पर। पहला रेडियो संपर्क स्थापित होता है। पुणे से अप्रोच रिलीज होती है 8:25 पर और तब जो है विमान जो है 30 नॉटिकल मील की दूरी पर विमान बारामती के लिए स्वतंत्र लैंडिंग का पहला प्रयास करता है। 8:30 पर कम दृश्यता के कारण रनवे उसको नहीं दिखता है। गो अराउंड किया विमान ने। दूसरा लैंडिंग प्रयास 8:42 पर और रनवे 11 के लिए अंतिम पहुंच रडार से गायब हो जाता है विमान 8:45 पर और अंतिम सिग्नल लॉस प्रभाव और विस्फोट जो है वो 8:48 पर मिलता है। तो इस समय विमान ये संकेत देता है कि पायलटों को पहली बार लैंडिंग के दौरान रनवे देखने में कठिनाई हुई थी, क्योंकि 16,500 घंटों से अधिक अनुभव रखने वाले पायलट कैप्टन सुमित कपूर या फिर साहिल मदान के लिए ऐसी स्थितियां सामान्यतः घातक नहीं होनी चाहिए थी। खुफिया सूत्रों का ध्यान इस बात पर है कि विमान ने कोई मेडे कॉल जारी क्यों नहीं की। इसका मतलब यह है कि या तो स्थिति इतनी अचानक बिगड़ी कि चालक दल को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला या फिर विमान के एवियोनिक्स सिस्टम ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। हमारी रिसर्च से यह पता चला है कि VSR वेंचर्स का सुरक्षा रिकॉर्ड दागदार रहा है और इसी कंपनी का एक अन्य लियरजेट 45 VT DBL सितंबर 2023 में मुंबई हवाई अड्डे के पास भारी बारिश के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें विमान जो है वो 2 हिस्सों में टूट गया था। जिस विमान में अजित पवार सवार थे VT SSK, उसका भी 2023 में एक पूर्व हादसा रिकॉर्ड जो है वो मिलता है। अब अगर हम तथ्यों को जोड़ते हैं तो सवाल यह उठता है कि एक राज्य के उप मुख्यमंत्री और एक अत्यंत प्रभावशाली नेता को सेवा देने के लिए ऐसी कंपनी का चयन क्यों किया गया जिसका सुरक्षा इतिहास संदिग्ध था।
क्या ये केवल एक प्रशासनिक लापरवाही थी या किसी ने जानबूझकर कमजोर कड़ी का लाभ उठाया? खुफिया विश्लेषण में प्लॉसिबल डिनायबिलिटी एक महत्वपूर्ण हथियार है, जहां रख रखाव की कमी को दुर्घटना का कारण बता करके किसी भी साजिश को आसानी से ढका जा सकता है। विमान के तकनीकी विवरणों पर अगर गौर करें तो लियरजेट 45 एक उच्च प्रदर्शन वाला बिजनेस जेट है, लेकिन इसकी लैंडिंग स्पीड और दृष्टिकोण की सटीकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। चश्मदीदों के अनुसार विमान हवा में ही अस्थिर दिखाई दे रहा था और जमीन से टकराने से पहले ही उसमें आग की लपटें दिखाई देने लगी थी। यह विवरण आधिकारिक क्रैश लैंडिंग थ्योरी को चुनौती देता है। अगर विमान हवा में ही जल रहा था तो यह इंजन में आग लगने या ईंधन लाइन में रिसाव का संकेत हो सकता है, जो तकनीकी खराबी या बाहरी हस्तक्षेप दोनों से संभव है। अजित पवार केवल एक नेता नहीं थे, वे बारामती और पुणे की सहकारी लॉबी, चीनी मिलों और बैंकिंग क्षेत्र के बेताज बादशाह थे। 2023 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में फूट डाल करके भाजपा शिंदे गठबंधन में शामिल होने वाले अजित पवार ने राज्य की राजनीति को एक अचानक समय में बदल दिया था। हादसे से ठीक कुछ दिन पहले एक बड़ी रणनीतिक हलचल हुई थी। 17 जनवरी 2026 को यह घोषणा की गई कि अजित पवार और उनके चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाले दोनों गुट आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में हाथ मिलाएं। संजय राउत जैसे नेताओं ने सार्वजनिक रूप से यह दावा किया था कि अजित पवार जल्दी ही महाविकास अघाड़ी में वापस कर सकते हैं। अजित पवार का वापस शरद पवार के पाले में जाना महाराष्ट्र में एक बड़ा अस्तित्वगत खतरा बन सकता था, क्योंकि अजित पवार का जमीनी संपर्क और वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण उन्हें एक ऐसा खिलाड़ी बनाता था जो किसी भी तरफ अगर वो जाते तो उसका पलड़ा भारी कर सकता था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी बिंदु पर प्रहार करते हुए इसे देश की सुरक्षा और राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान बताया है और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की है। सबसे बड़ी बात यह है कि आधिकारिक रिपोर्ट कहती है कि दृश्यता 3000 मीटर थी, जो एक अनुभवी पायलट के लिए सुरक्षित लैंडिंग के लिए पर्याप्त होती है। फिर भी पायलटों ने कहा कि रनवे उन्हें नहीं दिख रहा है। क्या वहां कोई इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की गई थी जिसने पायलटों के विजुअल और इंस्ट्रूमेंटल तालमेल को बिगाड़ दिया? चश्मदीदों ने 4 से 5 सिलसिलेवार विस्फोटों की बात कही है। लियरजेट 45 में इतना ईंधन और ऑक्सीजन नहीं होता कि वो जमीन पर टकराने के बाद इतने सारे और इतने शक्तिशाली विस्फोट करे, जब तक कि ईंधन टैंकों के पास कोई एक्सेलरेंट यानी कि ज्वलनशील पदार्थ मौजूद ना हो। सुरक्षा अलर्ट की अगर बात करें तो गणतंत्र दिवस के आसपास भारत की खुफिया एजेंसियों ने 2626 कोड वाले डिजिटल संदेशों को इंटरसेप्ट किया था, जिसने दिल्ली और अन्य प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा को हाई अलर्ट पर डाल दिया था। क्या यह विमान हादसा उस बड़े खतरे का हिस्सा था जिसे एजेंसियां भांप तो नहीं थीं, लेकिन रोक नहीं पाई? इतिहास गवाह है कि जब भी महाराष्ट्र में सत्ता का केंद्र बदलने वाला होता है, ऐसी घटनाएं होती हैं जो सब कुछ स्थिर कर देती हैं। 1980 में संजय गांधी की मृत्यु ने देश के उत्तराधिकार की दिशा बदल दी थी और 2009 में वाईएसआर राजशेखर रेड्डी के विमान हादसे ने आंध्र प्रदेश की राजनीति को अस्थिर कर दिया था। अजित पवार का जाना भी उसी श्रेणी की घटना प्रतीत हो रही है। अब अजित पवार की मृत्यु को केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं कहा जा सकता है, बल्कि एक युग का अंत कहा जा सकता है जिसने महाराष्ट्र में सत्ता के खेल की नई परिभाषा लिखी थी। बारामती, जो कभी उनके विकास कार्यों का प्रतीक था, अब उनकी मृत्यु का गवाह बन गया है। 2026 के जिला परिषद चुनाव के ठीक पहले उनकी अनुपस्थिति भाजपा और शिंदे सेना के लिए एक बड़ा संकट पैदा करने वाली थी, क्योंकि उनके गुट के विधायकों और कार्यकर्ताओं का झुकाव अब शरद पवार की ओर वापस होने जा रहा था। इस घटना का ब्रूटल सच यह है कि जब सत्ता, संपत्ति और महत्वाकांक्षा का संगम होता है तो वहां दुर्घटनाएं कभी केवल संयोग नहीं होती हैं। वीएसआर वेंचर्स जैसे ऑपरेटरों का उपयोग, खराब रखरखाव की आड़ में तकनीकी विफलताओं का होना और महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ पर विमान का गिरना, ये सभी एक गहरे सुनियोजित पैटर्न की ओर संकेत कर रहे हैं। तो हम ब्रूटल सच में आज इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अजित पवार की मृत्यु ग्रहों के क्रूर खेल और राजनीतिक शतरंज की चालों का एक घातक मिश्रण भी हो सकती है। उनकी कुंडली में शनि का साया और जमीन पर उनके राजनीतिक सहयोगियों की बदलती निष्ठाएं एक ही समय पर सक्रिय हो गई। ये रिपोर्ट इस हादसे को केवल एक विमान दुर्घटना के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के एक ऐसे ब्लैक होल के रूप में देखती हैं जिसमें महाराष्ट्र के कई अनसुलझे रहस्य हमेशा के लिए समा गए हैं। जांच समितियां अपनी रिपोर्ट देंगी, लेकिन जनता के दरबार में सच्चाई हमेशा उन कड़ियों के बीच रहेगी जिन्हें इस
रिपोर्ट में जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा एपिसोड ब्रूटल सच डिकोडेड केंद्र में। हम किसी भी संभावना से इनकार नहीं करते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें विदेशी साजिश हो सकती है, इसमें कंपनी की विफलता हो सकती है, जो कंपनी इसकी मेंटेनेंस कर रही थी उसकी कमी हो सकती है, या फिर इसे हायर क्यों किया गया जब इसका रिकॉर्ड ठीक नहीं था। सवाल बहुत से हैं, जवाब समय आने पर मिलेगा। लेकिन ब्रूटल सच डिकोडेड केंद्र का उद्देश्य यही था कि आज हम इस घटना पर आपको परत दर परत एक एक विश्लेषण ऐसा स्पष्ट सामने रखें कि आपको भी सच समझ में आ जाए कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या था। तो ऐसे ही ब्रूटल सच को जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा चैनल BSDK ब्रूटल सच डिकोडेड केंद्र। मिलते हैं कल एक नई घटना के एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दे दें, और इसके साथ ही जाते जाते हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आपको अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे 900 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 100 का अगर ये आंकड़ा पार कर जाएगा तो हम 1000 दर्शकों के साथ हमारा उत्साहवर्धन भी होगा, और हमें अच्छा लगेगा कि हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो ज्यादा बड़े दर्शकों तक पहुंच रही है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में कल। नमस्कार। Brutal Sach Decoded Kendra, powered by Akhand Manthan.